Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the Inside Scoop, your one-stop shop for finance, economy, everything related to money. हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम investor education पे अपना focus रखें. We always try to teach you something new, so don't miss out. So let's begin with a very powerful development जो हमें देखने को मिली है. Anyway, मैं आप लोगों को बता रही थी कि there's a very major crackdown that is taking place. Crackdown against what? Basically currency smuggling का बहुत बड़ा मसला है, right, हमारे मुल्क में. तो रोज़ाना millions of dollars ईरान और अफ़गानिस्तान स्मगल कर रहे होते हैं लोग, हुंडी हवाले में involved होते हैं लोग, and guess what? The crackdown worked and it is working fast. इतना fast कि open market में रुपये appreciate किया by 0.6 rupees. It reached rupees 288 per dollar और interbank में recovery हुई to $284.76. और ये सिर्फ एक coincidence नहीं है. FIA की teams जो हैं वो act कर रही हैं on secret intelligence, conducted large scale raids Wednesday को against currency smugglers. According to Malik Bustan, उन्होंने currency dealers delegation lead की to Director General Counterintelligence, General Faisal Nasir, at the Inter-Services Intelligence Pakistan, which is of course the ISI, in Islamabad on Tuesday. When asked about the dollar rate rising in Pakistan, Bustan ने blame किया कि reason for currency smuggling of dollars to Iran and Afghanistan causes so much of an issue between our currency and its devaluation. तो जब उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरह बैक मार्केट करेंसी स्मगलिंग लीगल डॉलर सप्लाई को चोक कर रही है, द जनरल इमीडिएटली एक्टिवेटेड लॉ एनफोर्समेंट एंड द रिजल्ट 24 घंटों के अंदर अंदर माफिया ने अंडरग्राउंड चले जाना बेहतर समझा. तो ये प्रूफ है कि जब पाकिस्तान आर्मी की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इकोनॉमिक सेक्टर में जब डिप्लॉय होती है, द इम्पैक्ट इज इमीडिएट, डायरेक्ट एंड डीपली पॉजिटिव. स्मगलिंग का स्केल पाकिस्तान में बहुत बड़ा है. $5-10 मिलियन पर डे इलीगली जाता है, राइट. मंथली इम्पैक्ट $300 मिलियन क्रॉस करता है, which is basically more than what our IT sector exports in 2 months. ये हमारे रिजर्व्स को ब्लीड करवाता है, आर्टिफिशियल डॉलर डिमांड क्रिएट करता है, हमारे इंपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल पेमेंट्स में प्रेशर आ जाता है. मलिक बुस्तान ने कहा कि अगर ये क्रैकडाउन कंटिन्यू किया तो डॉलर रेट 280 से 270 या इवन 250 तक आ सकता है. इमेजिन द रिलीफ टू ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स, टू द पब्लिक. तो लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज, अ स्ट्रेटेजिक विन. जब स्टेट के स्ट्रॉन्ग आर्म जैसे जनरल फैसल इकोनॉमी के लिए खुले फील्ड में आते हैं तो करप्शन, स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ में लोग भाग जाते हैं एंड रुपी गोज अप इन वैल्यू. ये सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं है, ये ट्रस्ट रिस्टोर करना है इन द इकोनॉमी. सो लेट्स होप दिस मोमेंटम डज नॉट स्टॉप. वन मोर थिंग टू पॉन्डर अपॉन इज दैट इमेजिन जो स्मगलिंग का वेट है और लीगल एक्टिविटीज का वेट है हमारी इकोनॉमी में, अगर ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती तो फिर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इंस्टेंट चेंज होगा इकोनॉमी में. आज नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स आज स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रैंकली बहुत कंसर्निंग इशू उठाया है. गवर्नमेंट इज मूविंग अहेड विद प्राइवेटाइजेशन पावर. आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम constantly so distracted by this. I'm really trying to power through it. There's just a lot happening around the studio. Privatizing power distribution companies, डिस्कोज हैं, लेकिन सिर्फ उनको relatively efficient किया जा रहा है. नेशनल असेंबली की कमेटी ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया कि इस्लामाबाद IESCO, गुजरावाला केपको एंड फैसलाबाद फेस्को के डिस्कोज जिनकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस मिनिमल हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है. इशू ये है कि अगर सिर्फ एफिशिएंट कंपनीज को प्राइवेटाइज किया तो फिर गवर्नमेंट के पास पोरली परफॉर्मिंग लॉस मेकिंग डिस्कोज ही रह जाएंगे, जिनकी फाइनेंशियल ऑपरेशनल बर्डन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. दिस कुड सीरियसली अंडरमाइन द ब्रॉडर गोल ऑफ द पावर सेक्टर रिफॉर्म. पावर डिवीजन ने भी कमेटी को बताया कि पाकिस्तान की टोटल इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 40,000 मेगावाट्स है, मगर कंसर्न है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जनरेशन अभी भी 54% है, जबकि क्लीन एनर्जी इज ओनली 46%. ये इम्बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है एक डीपर स्ट्रक्चरल इशू हमारी एनर्जी प्लानिंग में. कमेटी ने हाईलाइट किया कि मुल्क के पास अभी भी 7 से 8,000 मेगावाट सरप्लस कैपेसिटी है और इसकी वजह से गवर्नमेंट कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं इवन दो इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट बीइंग यूज्ड. एक बहुत हैवी बर्डन है ऑन द नेशनल एक्सचेकर, having issues with pronunciation, without delivering any real value. प्राइवेटाइजेशन से रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान था, सो वो भी
बेसिकली मिस हो गया. तो दिस प्लान टू प्राइवेटाइज अ नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड एंटिटीज. गवर्नमेंट ने एक बहुत मॉडेस्ट टारगेट ऑफ कलेक्टिंग ₹30 बिलियन मिस किया, विच वाज देन लेटर रिवाइज्ड टू 8 बिलियन. और फिस्कल ईयर 26 का टारगेट है 86.5 बिलियन, लेकिन पॉलिसीज अनक्लियर हैं, तो टारगेट्स कैसे अचीव होंगे? सो द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हम स्ट्रेटेजिकली फिक्स कर रहे हैं पावर सेक्टर को, या सिर्फ वो बेच रहे हैं जो वर्क कर रहा है एंड होल्डिंग ऑन टूवर्ड्स ब्रोकन. So we're going to take a very short break here. Don't go anywhere. We're going to have a guest जिनसे हमारी थोड़ी बहुत पूछताछ होगी. Usually our guests have a lot of insight to share with us. So don't go anywhere. You're watching The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. As usual, we have another guest with us today. आज हमारे साथ मौजूद हैं Mr. Saqib Fayaz, who is Senior Vice President FPCCI. Assalamu alaikum, sir. Thank you for being with us. So, sir, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको प्राइवेटाइज करने का जो प्लान था, इट्स नॉट लुकिंग गुड, क्योंकि वो रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर रहा. हम क्या स्ट्रेटेजिकली फिक्स कर रहे हैं पावर सेक्टर को, या सिर्फ वो चीज़ें बेच रहे हैं जो काम करती हैं और वो अपने पास होल्ड कर रहे हैं जो काम नहीं करती? देखिए, इसमें जो है ना बहुत सारे फैक्टर हैं. जो अब इसके अंदर जो आईपीपीस वाला जो मामला है, बहुत सारी तो वो ऐसी थी कि जो जनरेशन भी उतनी नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी पेमेंट यहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या हमारी टैक्स पेयर की जेब से वो जा रही थी. तो अभी तक बहुत सारे आईपीपीस को जो है वो एग्रीमेंट को इन्होंने रिव्यू भी किया है, और बहुत सारी ऐसे आईपीपीस जो अभी तक जो नुकसान ही शो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ओन है, और वो उनकी एफिशिएंसी इतनी बेहतर नहीं है. तो ये प्लान तो यही आ रहा है कि वो इसमें इसको जो है वो या तो उसमें प्राइवेटाइज उसको कर दें. लेकिन अगर प्राइवेटाइज भी करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका जो बिजनेस प्लान है उनका जो वो इतना फिजिबल नहीं है कि वो ये नहीं है कि अगर गवर्नमेंट से वो प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वो फिर फिजिबल हो जाएगा. मेरे ख्याल में तो इनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जितनी जो जनरेशन करने की जितनी हमारे पास गुंजाइश है, उतनी हमारी कंजम्पशन नहीं है. असल मसला अभी तक ये हमें ये आ रहा है. तो मेरे ख्याल में तो हमें अपनी जनरेशन ही कम करनी पड़ेगी, कि ताकि हमारे ऊपर इजाफी बोझ ना पड़े. और ये जब तक नहीं होगा, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो नहीं चल सकती. या जो हमारा मुतालबा है कि 9 सेंट की बिजली होनी चाहिए, और फिर ही जो है वो इंडस्ट्री हमारी रिवाइव कर पाएगी. तो मेरे ख्याल में हमें ये करना पड़ेगा. डेफिनेटली. और आपने ये भी हाईलाइट किया है कि कैपेसिटी चार्जेस टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के 2/3 हैं, जबकि फ्यूल सिर्फ 1/3 है. क्या आप एफपीसीसीआई के तौर पे रेकमेंड करेंगे कि सरकारी और आईपीपी एग्रीमेंट्स फिर से नेगोशिएट की जाए, इवन दो दे वर रिसेंटली नेगोशिएटेड, बिकॉज ये 2 ट्रिलियन का तो बहुत ज्यादा बर्डन है ना हमारी इकोनॉमी पे? जी, ये देखें, इस वक्त जो है हमने ये एफपीसीसीआई ने सबसे पहले ये इसी को वो उठाया था, इस मसले को, कि ये फौरी तौर पे जो है ये एग्रीमेंट सारे रिव्यू होने चाहिए, कि सिर्फ वो टेक एंड पे की बुनियाद पर होने चाहिए. ये कि अगर ये होगा कि हम उसकी बिजली नहीं ले रहे, या अगर हम वो कंज्यूम नहीं कर रहे और उसकी पेमेंट फिर भी कर रहे हैं, तो इससे ये हो रहा है कि जो अल्टरनेट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से जो बेनिफिट है, वो एज ए कॉम हम नहीं ले पा रहे. जो लगा लेता है ये अल्टरनेट एनर्जी, सोलर एनर्जी जो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उसको तो बेनिफिट होता है, लेकिन उसका जो बोझ होता है वो किसी ना किसी कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा होता है, कैपेसिटी चार्जेस की मद में. क्योंकि जब उधर से जनरेशन, जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, उधर से जब वो बिजली इस्तेमाल नहीं करता, तो वही फिर बोझ किसी और के ऊपर आ जाता है. तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इसका जो सिंगल फार्मूला एक तो ये होना चाहिए कि जितनी बिजली हम लें उतनी पेमेंट करेंगे, उसके अलावा हम पेमेंट नहीं करेंगे. ये जब तक नहीं होगा
तब तक जो है ये मसला हल नहीं होगा, और हमारी जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो एनर्जी टैरिफ है वो 9 सेंट हो जाए, उस वक्त तक नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, और आपने भी जो बात की कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45,000 मेगावाट्स है, लेकिन उसमें से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी तो सिर्फ 28,000 मेगावाट है। कैपेसिटी पेमेंट्स वेस्ट की जा रही हैं। किस किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो सकती है ताकि एटलीस्ट ये नंबर्स तो मैच हो सकें आपस में? देखिए, इसमें असल तो ये है कि एक तो हमें अपनी ट्रांसमिशंस जो है वो भी बढ़ानी होगी, जो 28 भी नहीं, ये 25,000 मेगावाट है ये। और जब तक हम देखें, यही वही वाली बात है कि पहले मुर्गी या अंडा, तो इसमें यही बात है कि पहले जो है अगर वो रेट कम होंगे, बिजली के रेट कम होंगे, या पहले जो है वो हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर बिजली के रेट कम होते हैं तो खुद ब खुद इंडस्ट्री जो है वो चलना शुरू हो जाएगी, और हमारी जो कैपेसिटी है, जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस हैं वो फिर ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो हमें, मेरे ख्याल में अभी गवर्नमेंट को वो चाहिए कि एक मर्तबा रेट कम करें, और इसकी जो कंजम्पशन है वो जब बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी चार्जेस खुद ब खुद कम होंगे और बिजली के रेट कम हो जाएंगे, तो हम एक सर्कल में आ जाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अभी ये हो रहा है कि क्योंकि बिजली के चार्जेस इतने हैं और हमारी इंडस्ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं, तो जो इंडस्ट्री हैं कुछ अपनी हाफ डे चल रही हैं, या कोई 24 आवर्स नहीं चल रही हैं, तो कोई 12 आवर्स पर हैं, कोई 8 आवर्स पर हैं। जब हमारी ये चीज जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी हमारी हो जाएगी कम, तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री की कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। तो मेन हमें इस चीज के ऊपर आना चाहिए। डेफिनेटली। और एक चीज़ तो हम बार बार सुनते रहते हैं कि स्पेशली बिजनेस ओनर्स, जो कंपनी ओनर्स होते हैं, उनका कहना है, एंड आप लोगों का भी कहना है एफपीसीसीआई का, कि बिजनेस को मतलब रियलिस्टिक मार्जिन्स और एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आने के लिए, उस इंडस्ट्री को वापस से ग्रो करने के लिए और स्टैग्नेशन से निकलने के लिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी, लेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए हैं। तो आपके नज़दीक आउट ऑफ टैक्स रिलीफ, पावर कॉस्ट, फाइनेंसिंग, गवर्नेंस क्लैरिटी, इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसको सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम हमेशा करते हैं, डिमांड के पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एक हमें लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें चाहिए, और वो सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट अगर चली जाती है या सिर्फ एक साल में और अगले बजट में वो उस पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है। हमें एक इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, कम से कम वो 20 से 30 साल के लिए। तो एसेंशियली एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो सारी पार्टीज इस पे अग्री करें, एक बेसिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में किया जाता है। मलेशिया में भी आई बिलीव दिस चार्टर ऑफ इकोनॉमी, यूरोपियन इतने मुल्क चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे चलते हैं। जी, इसको, ये इकोनॉमी को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाए। बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई इकोनॉमी पॉलिसी ना दे सके, मतलब उसके लिए एक अलग टीम हो, एक अलग ही उसकी जो है वो एक पूरा फॉर्मेट ही अलग हो, कि वो जो भी इकोनॉमी, वो एक कंटिन्यूटी हो उसके अंदर। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए वो प्लान नहीं की जाती। हर इंडस्ट्री जो है वो 50 और 100 साल के लिए प्लान की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब तक नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये वो उस वक्त तक जो है हमारी इकोनॉमी, वरना फिर हमेशा यही होता है कि कोई गवर्नमेंट चली जाती है या कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, या इवन कोई सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही बदल जाता है, तो वो उसकी सारी पॉलिसीज उसकी अलग हो जाती हैं और वो बिल्कुल ही रोल बैक हो जाता है ये पिछली पॉलिसीज। तो वो नहीं होना चाहिए, ये एक कंटिन्यूटी, और हमें गारंटी हो कि ये पॉलिसी चलेगी, तो उसी हिसाब से हम अपनी फिजिबिलिटी बनाएं, अपना बिजनेस प्लान बनाएं।
डेफिनेटली नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिकॉज आप आई मीन जब आपकी नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो सबसे पहली चीज़ पब्लिक का फेवर विन करने के लिए, और पब्लिक बिकॉज हमने इतनी आई मीन इंटेंशनली अनइंटेंशनली अनएजुकेटेड रखी हुई है, तो इसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि टेम्प्रेरी रिलीफ जब आप देते हैं, स्पेशली इन समथिंग लाइक गैस, राइट, आपकी जो पेट्रोल सॉरी होता है विच इज़ योर 26% आपका इम्पोर्ट बिल इज़ पेट्रोल, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब आप वहाँ सब्सिडी देते हैं, जो आपके $1 बिलियन पर मंथ आप पे करते हैं टू इम्पोर्ट पेट्रोल, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज आपने डिमांड एंड सप्लाई को तो कोने में फेंक दिया। अब बाद में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जब आके एक्सट्रीम लेवल्स पे इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ से पब्लिक बोलते कि एकदम से आप लोगों ने क्यों फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर दी, दिस इज बाउंड टू हैपन जब आप ऐसी फॉल्स सब्सिडीज देंगी, वो भी इतने क्रिटिकल एरिया में, राइट। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हैव टू बी डिवाइडेड सेपरेटली, डेफिनेटली। तो जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो इसके लिए देखें हमें जो है ना ये इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें जैसे अभी हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, इन्होंने ये कहा था कि ये हम कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम IMF का हमारे लिए आखिरी प्रोग्राम हो। जी, नजर नहीं आई कि जो हम ये उसको कह सकें कि अब हमें जो है वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है या इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, या ऐसा जो है वो हम IMF से जो हम कहते हैं कि छुटकारा हासिल करें, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हम लोग IMF की तरफ ये जाते हैं, और उसका वाहिद हल यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। लेकिन उसके अंदर जो है अभी तक कोई भी नहीं, बल्कि इस बजट में जो इतने हार्श मेजर्स और इतना हैरेसमेंट वाला जो है वो माहौल बन गया, और फिर इधर एक एहतजाजी यहाँ पे तहरीक शुरू हुई बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के जो हैं ये मेजर हार्श मेजर और इतना वो हैरेसमेंट और वो सारी चीजें जो है इतनी हार्श इन्फोर्समेंट नहीं होनी चाहिए, और हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ताकि जो बहुत सारी ऐसी कंडीशन IMF की हैं जो हमारी इकोनॉमिक के लिए भी वो बेहतर नहीं है, लेकिन हमें वो IMF की वजह से तैयार करनी पड़ती हैं या वो हमें अपने बजट में डालनी पड़ती हैं। तो जब तक हमें सिर्फ फोकस होके गवर्नमेंट और हमारी जो ये प्राइवेट सेक्टर है उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए, मिलके बैठना चाहिए कि कैसे अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। Definitely. Well, Fayaz साहब, thank you so much for being with us. I really appreciate you taking out the time and talking to us about this. And definitely आपने जितनी भी चीज़ें कही हैं, I agree with you on those. इतनी आपने अहम बातें की हैं. Before closing, I want to talk to you guys about one thing, which is कि I've been talking to you guys this entire week, especially about scams, right? तो I'm going to repeat that, और मैं थोड़ी सी explanation दूंगी आप लोगों को। एक asset class है जो आप लोगों को पता है कि मेरी favorite है, right? Which is equities. कि जब आप asset classes को देखते हैं ना, आप over a long period of time देखते हैं। Long period of time क्या होता है? 20 से 30 साल। आप 20 साल पुरानी हमारी stock market कहाँ शुरू हुई थी, अभी कहाँ है, you'll see कि it's वेरी क्लियर कि अगले 20 साल में भी कहाँ जाएगी। और आप सिर्फ हमारी मुल्क का ना देखें, आप नेबरिंग कंट्रीज़ का देखें जो हमारे सिमिलर सर्कमस्टांसेस रखती हैं, या आप डेवलप्ड कंट्रीज़ भी देखें, एक्विटीज़ हमेशा ओवर द लॉन्ग रन बढ़ती हैं, बिकॉज आप एक कंपनी में, एक बिजनेस में जो चल रहा है उसमें एक हिस्सेदार बन रहे हैं, राइट। तो बिजनेस तो दुनिया में कभी ख़त्म नहीं होगा, राइट। स्पेशली जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, यूजुअली बहुत ह्यूज कंपनीज होती हैं। आप इनके मार्केट कैप्स देख लें, विच इज़ बेसिकली जस्ट मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर्स बाय प्राइस पर शेयर, राइट। और आप देखेंगे कि ये अरबों खरबों में होते हैं इनके मार्केट कैप्स, राइट। The largest market cap company that we have is OGDC. बीच में जब OGDC की प्राइस 250 पे चली गई थी, its market cap was, I believe, 1.1 trillion rupees. Oil and gas company, not a buy or sell call. I'm giving you guys an example. Second largest market cap company, which is sitting at, I believe, 0.91 trillion, was UBL. राइट, UBL बैंक। वो प्रॉफिट कमाता है, वो लॉस कमाता है, वो आपका है। अब एक नेचुरल चीज़ है कि 10 साल पहले जहाँ UBL था,
it is multiplied significantly because ये businesses बढ़ते जाते हैं, right? That's how you choose certain companies. आप सट्टे वाले companies में नहीं घुसते या आप उन companies में नहीं घुसते जहाँ defaults हो चुके हैं, जहाँ management थोड़ी shady है. You don't get into companies like that. And तो because आप वो share hold कर रहे होते हैं तो वो increase करता है अपनी price because of increased earnings over time. And eventually you get your जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, if you go out to sell that same share, आपको उसके exchange में बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, right? तो why do I not believe in binary trading? Because वहाँ सबसे पहली चीज़ जो हम ट्रेड करते हैं, तो a trade is an exchange, ठीक है? आप कुछ दें और आपको कुछ मिलता है in exchange, right? It's a trade. तो the first rule of a trade is कि अगर चले मैं कहती हूँ कि मैंने गोल्ड खरीदना है, right? Gold against USD, तो मैं डॉलर्स दूंगी in exchange for X amount of gold. तो मेरे पास वो digital amount of वो gold आ जाएगा, right? A digital holding of that specific amount of gold जो मैंने खरीदी है. चार्ट ऊपर जाए नीचे जाए, कीमत ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे पास वो amount of gold वहीं का वहीं रहेगा. Binary trading में आपके हाथ में asset नहीं आ रहा. You are being asked कि आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? On the basis of you being right or wrong, you are going to get a certain amount of profit. तो इट्स बेटिंग कि आपको क्या लगता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सही हुआ तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा, गलत होगा तो सारे पैसे मेरे. हाँ, दैट्स व्हाट इट इज़ नॉट ट्रेडिंग. और जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, ऑप्शंस की जो मार्केट है, ऑप्शन इज़ अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव. इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ आपकी कैपिटल मार्केट्स. और जब आपने फॉर एग्जांपल एक कॉल ऑप्शन खरीदी, राइट, एंड वो ऑन अ स्टॉक फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता, बाहर अवेलेबल होता है, ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल हियर, लेकिन उसकी शेयर प्राइस नीचे चली गई. नाउ यू विल ओनली लूज योर प्रीमियम, और आपके प्रीमियम्स आर नेवर गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज. 5%, 7%, 10%, 15%, डिपेंडिंग ऑन वो एसेट क्लास और उसकी वॉलेटिलिटी. एंड जो बंदा आपको ऑप्शन, विच इज़ अ रेगुलेटेड मार्केट, आपको ऑप्शन जो बेच रहा है बंदा अंडर सर्टन रेगुलेशन, उसके भी फ्रेमवर्क्स हैं. So binary trading is not trading, it is gambling. उसको सिर्फ trading का नाम दिया जाता है. It's like opening a company जो कपड़ा बनाती है, but you can name it Tech and Co, because वो आपने नाम दिया हुआ है उसे. It doesn't represent the fact that it's an actual क्या कहते हैं, टेक कंपनी है, वो तो कपड़े बेचते हैं, राइट? सो इट्स जस्ट अ नेम दैट इज़ गिवन. और ये लोग स्पेशली इसी चीज़ पे बैंक करते हैं कि यू गाइज विल नॉट बी एबल टू सी द फैक्ट दैट इट इज़ अ स्कैम. एंड ज़्यादा लोग आएंगे, कम लोग नोटिस करके निकल रहे होंगे. तो पॉन्जी स्कीम के तौर पे फंक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. सो प्लीज़ दीज बाइनरी स्कैमर्स, दीज बाइनरी स्कैम्स, दिस इज़ नॉट रियल ट्रेडिंग. असल ट्रेडिंग इज़ डन on either forex, so currency for currency, okay, one type of currency in exchange for another type of currency, या फिर a currency in exchange for a commodity, a currency in exchange for shares of a company. Then take care of yourself, don't fall for scams. बस एक quick Google search कर लिया करें कि if you hear about a new war, just type the name and type scam next to it and थोड़ा नीचे scroll कीजिएगा क्योंकि इनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी होती है, तो ऊपर नहीं आएंगी. Do some digging, आपको सारी चीज़ें सामने नजर आ जाएंगी. Binary trading is banned by the European Union, banned by the FCA in the UK. If it was not so horrible, if it was something so lovely जहाँ लोग इतनी आसानी से पैसे कमा सकते हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट्स जो इतनी डेवलप्ड कंपनीज की गवर्नमेंट्स हैं, इनको क्यों लगता कि हमारी आवाम सेफ नहीं है इन चीज़ों के साथ. जहाँ मतलब आपकी पूरी गैम्बलिंग फेडरेशंस बैठी हुई है जहाँ गैम्बलिंग लीगल है, राइट, विद डायरेक्ट कैसीनोज, उनको भी लगता है कि बाइनरी ट्रेडिंग इज टू रिस्की एंड इट इज rigged against the people. So I'll see you guys tomorrow morning at 11 a.m. Don't forget to tune into the Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. Khuda Hafiz.